हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो कल एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, है ना। रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिया था CUET पीजी फिजिक्स एग्जाम के लिए। और कल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था, ऑसिलेटर। आप लोगों में से बहुत से सारे लोगों ने उसे देख भी लिया है, काफी पसंद भी आप इस सीरीज को कर रहे हैं। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, वो है ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर टॉपिक के अंदर हम इसके सारे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि मैंने लेट्स क्रैक CUET PG चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज में ऑलरेडी करा दिए हैं। तो वहां जाकर वो प्रैक्टिस सेशंस में आप वो जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उन्हें देख सकते हैं। उनके जो PDF है वो भी मैंने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं। तो वहां से वो लोग आप जो डाउनलोड करके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके लिए हमेशा की तरह सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर के अंदर दो PN जंक्शन होते हैं, है ना जी। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम है ना। और ये मैंने PNP का दिखाया हुआ है, ऐसा ही NPN होता है। तो यहाँ पर दो PN जंक्शन है, दो PN जंक्शन, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। दो PN जंक्शन है, दो तरह के ट्रांजिस्टर बन जाते हैं दो PN जंक्शन से, एक PNP और एक NPN। तो मैंने PNP दिखाया हुआ है। NPN में क्या होगा, पहले N आ जाएगा, बीच में P आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो कुल मिला के दो डायोड्स का कॉम्बिनेशन है। दो डायोड का मतलब एक PN डायोड हो गया और एक NP डायोड हो गया। एक डायोड ये बन जाएगा और एक डायोड ये बन जाएगा। तीन टर्मिनल हो गए। कौन कौन से हो गए? एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। तो तीन टर्मिनल हो गए, ठीक है। आप अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो मिडिल वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये सबसे थिन है और ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रांजिस्टर का। तो मिडिल वाला सेक्शन है जो सबसे थिन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रांजिस्टर का। और जो थिन वाला सेक्शन है उसको हम नाम देते हैं बेस। क्या नाम देते हैं? बेस। अब हम पढ़ते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाऊं तो अब मैंने यहाँ दोनों दिखाए, एक दिखाया PNP और एक दिखाया NPN। इसमें जो लेफ्ट मोस्ट वाला पार्ट मैंने दिखाया हुआ है इसको हम कहते हैं एमीटर। बीच वाला जो थिन सेक्शन है इसको हम कहते हैं बेस। और जो ये सबसे बाहर राइट मोस्ट वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। ये PNP दिखाया हुआ है और ये वाला कौन सा है? NPN है। ये NPN, यहां पर ये एमीटर है और ये बेस है। एमीटर बेस जंक्शन जो है, ये एमीटर और बेस ये मिलकर जो जंक्शन बनेगा उस जंक्शन को हम नाम देंगे एमीटर बेस जंक्शन। ये एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। किसमें रहेगा? फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, उसका कैसे पता लगेगा? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जो P जंक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जुड़ा हो और N जंक्शन जो है वो नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जुड़ा हो, तो उसका मतलब है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब अगर P जो जंक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और N जो जंक्शन है या N जो सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो वो रिवर्स बायसिंग है। तो यहां अगर आप देखो तो ये P है और ये P बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में। कुल मिलाकर इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, जबकि जो पीछे वाला है यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में रहेगा, है ना। दोनों में सेम कहानी है। ऐसे यहाँ पे NPN में भी आपको ये दिख रहा होगा, N जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है और P जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में FB मतलब फॉरवर्ड बायसिंग और RB मतलब रिवर्स बायसिंग। FB को हम ऑन स्टेट भी कहते हैं। कौन सी स्टेट भी कहते हैं? ऑन स्टेट। और RB को हम ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं PNP ट्रांजिस्टर का नाम लूं, क्या बोलूं? PNP। तो दो तरह के चार्ज करियर्स होते हैं। चार्ज करियर्स मतलब जो चार्ज को अपने साथ लेके चले। PNP की जब बात होगी तो उसमें जो मेजोरिटी चार्ज करियर होंगे वो होंगे होल, जबकि जब हम NPN की बात करेंगे तो वहां पर जो मेजोरिटी चार्ज करियर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। PNP के केस में जो मेजोरिटी चार्ज करियर है वो है होल और जो NPN है उसके केस में मेजोरिटी चार्ज करियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं वन बाय वन इन तीनों को बताता हूं, एमीटर को, बेस को और कलेक्टर। अगर मैं सबसे पहले एमीटर की बात कर लूं तो एमीटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सप्लाई करता है किसको? चार्ज करियर्स को। आइदर ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये सप्लाई करेगा होल्स को। अगर ये PNP का कॉम्बिनेशन है यानी कि PNP ट्रांजिस्टर है तो उस केस में सप्लाई होंगे होल्स। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो उस केस में सप्लाई होगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज करियर कौन हो गए? होल, क्योंकि ये PNP है।
और ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एनपीएन है। फिर मैंने आपको बताया एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, है ना, एमिटर बेस जंक्शन हमेशा किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। आगे बात करते हैं। फिर दूसरा जो जंक्शन है ये वाला, जो सबसे लास्ट वाला यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है कलेक्टर। इन तीनों में से एमिटर बेस और कलेक्टर, इन तीनों में से अगर हमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कलेक्टर। क्यों, कलेक्टर एक तो रिसीव करता है जितने भी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, कहां से, एमिटर से, उनको मोस्टली पार्ट उनका रिसीव कौन करता है, कलेक्टर, क्योंकि बेस लगभग 5% करंट को कंज्यूम करता है। उसके अलावा सारे के सारे जो चार्ज है वो सारा का सारा कहां चला जाता है, कलेक्टर पर। उसके अलावा लीकेज करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो भी सारे के सारे कहां होते हैं, कलेक्टर पे होते हैं। तो कलेक्टर की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन जो क्या करेगा, चार्ज को कलेक्ट करेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, कलेक्टर। ये हमेशा बेस के साथ रिवर्स बायसिंग में होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि एमिटर बेस के साथ कौन सी बायसिंग में होता है, कौन सी स्टेट में होता है, स्टेट का मतलब ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। इसी तरह से कलेक्टर बेस के साथ हमेशा कौन सी बायसिंग में होता है या कौन सी स्टेट में होता है। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं बेस की। बेस सबसे नैरो थिनर सेक्शन है, दोनों के साथ कंबाइंड रहता है, एमिटर के साथ भी और बेस के साथ भी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बेस एमिटर जंक्शन बन रहा है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है जो करंट है उसको रेजिस्टेंस लो ऑफर होगा, क्योंकि यहां पर करंट ज्यादा फ्लो करेगी। और कलेक्टर बेस जंक्शन है, इसका मतलब जो करंट फ्लो होनी है उसको हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो बेस जंक्शन क्या काम करेगा, अगर बेस एमिटर के साथ जंक्शन बना रहा है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और ऑफर करेगा लो रेजिस्टेंस, जबकि अगर ये कलेक्टर बेस जंक्शन बनाएगा तो रिवर्स बायसिंग में होगा और ऑफर करेगा हाई रेजिस्टेंस। सिंपल सा इतना ध्यान रख लेना, रिवर्स बायसिंग मतलब हाई रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बायसिंग मतलब लो रेजिस्टेंस। फिर मैंने आपको बताया यहां पर जो एमिटर करंट है उसका कुल 5% जो करंट है वो यहाँ पे, यानी कि कुल 5% जो चार्ज कैरियर्स है वो यहाँ पर रुकते हैं, बाकी के सारे किधर चले जाते हैं, कलेक्टर पर चले जाते हैं। साइज की अगर बात करें तीनों में से सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन, कलेक्टर, फिर उसके बाद एमिटर, फिर उसके बाद बेस। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये जो ट्रांजिस्टर के पार्ट हैं इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सेम कहानी डोपिंग में पूछ ली जाती है। सबसे ज्यादा डोपिंग, डोपिंग का मतलब जो इंप्योरिटीज हम मिलाते हैं, तो सबसे ज्यादा डोपिंग जो होती है वो एमिटर में होती है। उसके बाद कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डॉप होता है और सबसे कम जो डोपिंग की जाती है वो बेस में की जाती है। फिर से सुनो, सबसे ज्यादा जो डोपिंग है वो एमिटर में, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है और बेस में सबसे कम डोपिंग होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, डोपिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। फिर आगे बात करें ट्रांजिस्टर के सिंबल्स, तो यहां पर वापस से मैंने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया। देखो एनपीएन, एन जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरह से यहां पर रिवर्स बायसिंग होगी, यहां पर रिवर्स बायसिंग होगी, तो ये एन है, ये बैटरी के पी से कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से और यहां से नेगेटिव से। एनपीएन, तो पी से किधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, एन की तरफ, पी से एन की तरफ। तो ये एमिटर है तो यहां पर करंट हो गई आईई, ये बेस है तो यहां पर करंट हो गया आईबी और यहां कौन सा हो गया, आईसी। तो करंट कहां से चल रही है, ई से चल रही है और कहां जा रही है, सी पर। तो आई जो करंट है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी आई बी प्लस आई सी। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बहुत काम आएगा, आपको ध्यान रखना है। आई ई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आई बी प्लस आई सी। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो कराना फॉरवर्ड बायस में, तो पी से एन की तरफ, यानी कि आई ई वैसे जा रहा है, आई बी इस तरह से जा रहा है और ये कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। ये रिवर्स बायसिंग है तो यहां पर भी देखो पी से करंट पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सिमिलरली हमें शो करना है तो एनपीएन का, तो पी बीच में आ गया और ये आ गया कौन सा, एन, और ये आ गया एन। तो देखो करंट पी से किधर की तरफ जा रहा है, एन की तरफ। यहां पर ये कौन सा है, एनपी, पीएनपी है, तो पीएनपी में देखो पी एन और पी, करंट किधर से आ रहा है, पी से एन की तरफ। तो ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। सिंबल आपको दे दिया कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। ध्यान रखने का तरीका क्या है, पी से एन की तरफ जो एरो है, सिंबल है ना एरो का, ये एरो यानी कि करंट का फ्लो पी से एन की तरफ दिखाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रांजिस्टर के कनेक्शन, ट्रांजिस्टर के जो कनेक्शन है वो हम तीन तरह से करते हैं, तीन तरह के जो इसके कनेक्शन हम बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले मैं अगर कॉमन बेस की बात करूं तो कॉमन बेस का मतलब क्या है कि इसमें जो बेस है उसको कॉमन कर दिया, किससे, कलेक्टर के साथ भी और एमिटर के साथ भी। कुल मिला के बात सीधी सी ये है कि बेस एमिटर के साथ भी
जंक्शन बना रहा होगा और बेस कलेक्टर के साथ भी जंक्शन बना रहा होगा, जैसे यहाँ आपको साफ दिख रहा है। तो बेस ने एमिटर के साथ भी जंक्शन बनाया हुआ है और बेस ने कलेक्टर के साथ भी जंक्शन बनाया हुआ है। तो ये हमें पता है कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये जो है कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पर जो बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी, अगर ये एमिटर बेस जंक्शन है तो इसको हम लिख देते हैं ईई, हालांकि इसको मैं VEB भी लिख सकता हूं, पर हम इसको VEE लिखता है। इसी तरह से यहाँ पर जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, तो यहाँ पर जो बैटरी लगाई हुई है VCB। कलेक्टर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया हमने, कलेक्टर रेजिस्टेंस, जिसके अगेंस्ट हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आती है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो ये जो है किसके बराबर होता है? चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट ना। बेस की बात हो रही है तो IC अपॉन IE, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट, और कांस्टेंट किसको कर रखा है? CB को, है ना। एमिटर अपॉन कलेक्टर, कांस्टेंट किसको कर दिया? VCB, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज को। ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू जो रेंज होती है इसकी वो 0.9 से और 0.99 तक होती है। रेंज ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज 0.9 टू 0.99। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी मैं आपको रिसेंटली अभी जो बता रहा हूं चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने नोट्स में लिखे लेना तुम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बात तो ये हो गई, आपको मैंने बता दिया करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा के बारे में। अल्फा कब आएगा? जब कॉमन बेस है, किसके बराबर है? IC अपॉन IE, IC अपॉन IE। कांस्टेंट किसको कर रखा है? कलेक्टर बेस वोल्टेज को, कलेक्टर बेस वोल्टेज को। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0.9 से 0.99, 0.9 से 0.99। आगे बात करते हैं। उसके बाद कलेक्टर करंट की वैल्यू, तो कलेक्टर करंट यहां से निकाल सकते हो आप, यहां से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? डेल्टा IC इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा IE। परंतु अगर आप लोगों ने कलेक्टर पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर, तो आपको एक चीज ये पता भी होगी, और अब सेमीकंडक्टर के टाइम भी आप पढ़ते हो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी करंट फ्लो होती है कलेक्टर पे, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। तो कलेक्टर करंट जो है वो कुल कितनी हो जाती है? अल्फा IE प्लस I लीकेज, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होती है उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। इस लीकेज करंट को ही हम नाम दे देते हैं ICBO, कलेक्टर बेस जंक्शन की जो करंट है लीकेज करंट, उसको हम नाम दे देते हैं ICBO। हमने एक रिलेशन पढ़ा IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है इसका कलेक्टर करंट का। क्या फॉर्मूला है? IC इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO 1 माइनस अल्फा। आगे चल के हम इसका और मॉडिफिकेशन करेंगे तो इस फॉर्मूला में थोड़े बहुत चेंज और हो जाएंगे जब हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कनेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो किस तरह का कर्व बन रहा है, जब रिवर्स बाइसिंग में है तो किस तरह का कर्व बन रहा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होगी कौन सी होगी? एमिटर करंट, और जो बैटरी लगी हुई है वो कौन सी है? VEE, जिसको आप VEB भी बोल सकते हो। तो एमिटर करंट और जो बैटरी लगी हुई है VEB, उन दोनों के बीच में जो कर्व बन रहा है वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये कर्व जब आप बना रहे हो तो आप देखते हो कि यहां पर जो IE है वो VEB के साथ रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? रैपिडली। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं VEB की वैल्यू में तो इसमें बहुत तेजी से चेंज आता है। किसके अंदर? एमिटर करंट के अंदर। ठीक है, करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे शो करेंगे? यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कौन सी है यहाँ पर? VEB, और करंट कौन सी है? IE। तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर रखा है? दूसरा वाला पार्ट जो फॉर रिवर्स बाइसिंग में है वो कांस्टेंट पड़ा है, यानी कि कांस्टेंट VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब IE यानी कि एमिटर करंट इंडिपेंडेंट है कलेक्टर बेस वोल्टेज से। उसके बाद आता है कि इसका कौन सा कर्व? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब आउटपुट पर जो करंट आएगी वो कौन सी आएगी? कलेक्टर करंट। और वहां पर जो बैटरी लगी हुई है वो कौन सी लगी है? VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो कलेक्टर बेस वोल्टेज और इनपुट कलेक्टर करंट के बीच में जब कर्व बनेगा तो उसमें हम एमिटर करंट को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। तो यहां पर इस तरह के कर्व बनते हैं। तो आप देखोगे कि VCB की बहुत कम वैल्यू के लिए IC की वैल्यू लीनियरली वेरी करती है। उसके बाद
एक वैल्यू के बाद ये लगातार कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि आईसी की वैल्यू आईई के पैरेलल चल जाती है, उसके बराबर हो जाती है। तो आईसी वेरीज विद वीसीबी एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज कितनी, 1 वोल्ट तक इसके साथ ही वेरी करती है। जैसे ही 1 वोल्ट से ऊपर जाती है उसके बाद आईसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां इस रीजन में, इसके नीचे वाले रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट नहीं करेगा। आगे चल के हम एक पॉइंट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, उसमें हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर कहां काम करता है, कहां काम नहीं करता। आफ्टर 1 वोल्ट इट बिकम्स कांस्टेंट। आईसी इंडिपेंडेंट हो जाता है वीसीबी से, है ना, और ये डिपेंड करने लग जाता है किस पे, आईई पे। 1 वोल्ट के बाद आईसी इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे, वीसीबी से, और ये डिपेंड करता है आईई पर। क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर भी रेजिस्टेंस आएगा। यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहां पर वोल्टेज कौन सा है, वीसीबी है, और करंट कौन सा है, आईसी। कांस्टेंट किसको कर रखा है यहां पर, आईई को। तो ये क्या हो गया इसका आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है कॉमन एमिटर कनेक्शन। सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला कनेक्शन, सबसे ज्यादा प्रचलित जिसको हम कह सकते हैं जो कनेक्शन है वो है कॉमन एमिटर कनेक्शन। कॉमन एमिटर है, इसका मतलब एमिटर को बेस के साथ और कलेक्टर के साथ कॉमन कर दिया, बीच में कौन आ गया, एमिटर आ गया। ये इसका सर्किट बना हुआ है। यहां पर आई बी करंट फ्लो हो रही है तो बैटरी लगा दी वी बीई, हालांकि हम इसको वी बीई भी लिख सकते थे पर वी बी भी लिख दिया। इसी तरह से यहां पर आई सी है तो यहां पर लिख दिया वी सी सी। वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है आउटपुट पर, जिसके अक्रॉस क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। वहां पर था एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, यहां पर भी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, इसको हम बोलेंगे बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम शो करेंगे बीटा से। वहां पर था आईसी अपॉन आईई, यहां पर एमिटर कॉमन है तो आईसी अपॉन आईबी, क्योंकि इनपुट करंट का काम कौन कर रहा है, आईबी कर रहा है। बीटा की जो वैल्यू है, इसकी जो रेंज है वो 20 से लेकर 500 तक होती है, 20 to 500 तक इसकी वैल्यू की जो वैल्यू है इसकी रेंज होती है बीटा की। बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर के अंदर केवल 5% जो आईई करंट, एमिटर करंट का केवल 5% ही बेस करंट में के रूप में फ्लो होता है, बाकी का सारा कहां चला जाता है, कलेक्टर पे। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो एमिटर करंट का कुल 5% पर करंट ही फ्लो होता है। फिर दूसरा पार्ट कौन सा आता है, यहां पर भी कलेक्टर करंट निकालना है। तो मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको बेस करंट का फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आया था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आई सी बी ओ। यहां पर इस चीज को मैं क्या नाम दे दूंगा, आई सीईओ। सीईओ मतलब कलेक्टर एमिटर जंक्शन, है ना। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आईसीबीओ का नाम चेंज कर दिया आईसीओ, बाकी फॉर्मूला वही है। और क्योंकि अब हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर, तो मैंने अब इसको बीटा लिख दिया। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया अब, है ना। ये फॉर्मूला बन गया जो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है कि कॉमन एमिटर कनेक्शन में कलेक्टर करंट किसके बराबर होगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला उसका होगा। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मूला वही है, कोई चेंज नहीं है, पर हाँ उसके नोटेशंस अब क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, अब आगे आओ मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहां पर भी इनपुट, अब इनपुट करंट कौन सी हो गई, यहां पर आईबी हो गई इनपुट करंट, यहां पर इनपुट करंट कौन सी हो गई, आईबी हो गई। और यहां पर बैटरी कौन सी लग गई, वीबीई, वीबीई बोल लो या वीबीबी बोल लो। तो यहां पर देखो करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस, जो डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस कर्व जिस तरह से बनता है उसी तरह से यहां पर कर्व बन रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर में हम बनाते हैं ना फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व, रिवर्स बायसिंग का कर्व, तो यहां पर भी फॉरवर्ड बायसिंग जैसा ही कर्व बन रहा है। आईबी वीबीई के साथ रैपिडली वेरी कर रही है, जिस तरह से आईई वीईई के साथ रैपिडली वेरी कर रही थी वैसे ही ये कर रही है। यहां पर भी हमें इनपुट रेजिस्टेंस चाहिएगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर वोल्टेज कौन सा है, वीबीई, और करंट कौन सा इनपुट, आईबी, तो ये क्या हो गया, आईबी। वहां पर कांस्टेंट क्या था, जो कलेक्टर वीसीबी कांस्टेंट था, यहां पर कांस्टेंट कौन हो जाएगा, वीसीई कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहां पर लिखा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सीई इज हायर देन द सीबी सर्किट, यानी कि सीई सर्किट के अंदर जो इनपुट रेजिस्टेंस आता है वो सीबी यानी कि कॉमन बेस सर्किट जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सीबी में थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट पर कौन मिलेगा, कलेक्टर करंट और हॉरिजेंटल यानी कि वीसीई। तो यहां पर भी कर्व ठीक वैसा ही बन रहा है जैसा बन रहा था किसके केस में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसके कॉमन बेस के लिए। यहां पर वहां पर जो कांस्टेंट हो गई थी वैल्यू
आई ई के ऊपर डिपेंड कर गई थी, यहां पर किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, आई बी पे। तो 0 से 1 वोल्ट तक तो आई सी की वैल्यू वेरी करेगी, उसके बाद आई सी इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, वी सी से, और ये डिपेंड कर जाएगा डायरेक्ट किसके ऊपर, आई बी के ऊपर। किसके ऊपर, आई बी के ऊपर, जैसा कि कर्व देखने को मिला था हमें कॉमन बेस के केस में। ठीक है, यहां पर भी आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस यहां पर वोल्टेज क्या हो गया, वीसी, और करंट कौन सा हो गया, आईसी। अब यहां पर इनपुट करंट कौन है, आईबी, तो आईबी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक वैसी ही चीजें चल रही हैं जैसी किसमें चल रही थी, कॉमन बेस में चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की। कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होगा, अब यहां पर कलेक्टर को कॉमन कर दिया, किसको कॉमन कर दिया, कलेक्टर को। तो इस तरह का इसका सर्किट बन जाएगा। यहां पर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के फॉर्म में कौन होगा, गामा। अब कलेक्टर को कॉमन कर दिया तो आउटपुट पे कौन आ रहा है, एमीटर। आउटपुट पर कौन आ गया, एमीटर आ गया। यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है, तो एमीटर करंट, और इनपुट पर कौन हो गया, बेस करंट। तो एमीटर करंट अपॉन बेस करंट, एमीटर करंट अपॉन बेस करंट का जो रेशो है वो क्या हो गया, गामा। ये भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। गामा और अल्फा में क्या रिलेशन, गामा इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा, गामा इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा। फिर यहां पर क्योंकि आउटपुट पर एमीटर करंट मिल रहा है, तो एमीटर करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वाला पीछे वाला फॉर्मूला तो सेम है जो फर्स्ट फॉर्मूला में आया। फर्स्ट फॉर्मूला में बस यहां पर क्या था, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहां से अल्फा हट गया, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो ये IB हो गया। क्योंकि IE लगभग बराबर होता है IC के, ऑलमोस्ट सारा का सारा चार्ज करियर IC पर पहुंच जाता है, तो IC और IE लगभग बराबर होते हैं। तो अगर इसको हम चेंज करके थोड़ा बहुत लिखें तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको आप बना भी सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन जो है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है ना, सबसे ज्यादा हाई इनपुट रेजिस्टेंस इसी का होता है। कितना होता है, लगभग 750 किलो ओम रेजिस्टेंस होता है इसका, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। दूसरी चीज क्या हो गई, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है बहुत कम है, लगभग 25 किलो ओम है, जबकि इसके पहले वाला जो ट्रांजिस्टर थे वहां पर हमने देखा था इनपुट रेजिस्टेंस लो था, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई था। यहां पर उल्टा मामला है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई है और आउटपुट रेजिस्टेंस लो है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस लो है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज गेन कम आएगा। कितना आएगा, <1 आएगा वोल्टेज गेन। तो इसलिए हम इनका जो यूज है नॉट जनरली एम्पलीफायर के फॉर्म में तो हम इनका यूज नहीं करते हैं। इसका का यूज हम कहां लेते हैं, इंपेडेंस मैचिंग हमें करानी होती है। इंपेडेंस मैचिंग का मतलब जब हमें लो इंपेडेंस से ड्राइव करवाना हो हाई इंपेडेंस सोर्स को, लो इंपेडेंस से हाई इंपेडेंस सोर्स को। अब अगर इनके एप्लीकेशंस पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखे हुए हैं करंट गेन के, वोल्टेज गेन और एप्लीकेशन। तो कॉमन बेस का जो करंट गेन है वो <1 होता है, कॉमन एमीटर का हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का जो है वो एप्रिशिएबल होता है, बहुत ज्यादा करंट गेन इसका नहीं होता है। कॉमन बेस का तो <1 है। वोल्टेज गेन जो है कॉमन बेस का अबाउट 150, कॉमन एमीटर का जो वोल्टेज गेन है सबसे ज्यादा होता है अबाउट 500, और कॉमन कलेक्टर का मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि 1 से कम होता है। तो यहां पर इसका वोल्टेज गेन कम होता है, जबकि करंट गेन इसका ठीक ठाक है। जबकि अगर हम बात करें कॉमन बेस की, तो यहां पर कॉमन बेस के केस में करंट गेन बहुत कम है, जबकि वोल्टेज गेन ठीक ठाक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस का यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी के केस में, कॉमन एमीटर का केस यूज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के केस में कॉमन एमीटर का यूज लिया जाता है, और कॉमन कलेक्टर का यूज मैं आपको बता चुका हूं इंपेडेंस मैचिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं। किसके लिए, इंपेडेंस मैचिंग के लिए। फिर आगे बात की जाए कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो आर, ये जो मैं बता रहा हूं आपको सीई के रेफरेंस में बता रहा हूं, कॉमन एमीटर के रेफरेंस में। तो कॉमन एमीटर के रेफरेंस में आर आई हम निकाल चुके थे, क्या था, डेल्टा VB अपॉन डेल्टा IB। आर ओ भी हम निकाल चुके थे। इफेक्टिव कलेक्टर लोड, इफेक्टिव कलेक्टर लोड कैसे निकालेंगे, हम आउटपुट रेजिस्टेंस और लगा देंगे, RC के साथ एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगा दिया, ये दोनों किस में आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं। ओवरऑल जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, RAC। तो RC और RO पैरेलल है, यहाँ देखो पैरेलल है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, RC RO अपॉन RC प्लस RO। ये किसके लिए, सिंगल स्टेज के लिए। कौन से एम्पलीफायर के लिए, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के लिए। यदि मल्टी स्टेज है, यानी कि हमने मल्टी स्टेज का मतलब है एक स्टेज के साथ एक और कनेक्ट कर दिया, तो RC RO पैरेलल हो गया, और अब यहां पर आप देखोगे कि RO को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट से कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेज के, ये स्टेज नेक्स्ट स्टेज है, इसके इनपुट से कनेक्ट कर दिया, तो वो भी इसके पैरेलल में आ गया। तो RC RO और RI पैरेलल हो जाएंगे, तो उस केस में RAC
की वैल्यू पैरेलल, तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल ली जाएगी। आगे आओ। उसके बाद वोल्टेज गेन का फॉर्मूला AV, वोल्टेज गेन आउटपुट पर वोल्टेज अपॉन इनपुट पर वोल्टेज। तो आउटपुट पर वोल्टेज कौन सा था? कॉमन एमिटर, कलेक्टर एमिटर और बेस एमिटर। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको बनाएंगे फॉर्मूले में दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, V बराबर IR फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे तो यहां से AV की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? बीटा RAC अपॉन RI। RAC कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। सिंगल स्टेज के लिए RAC की वैल्यू RC के बराबर और मल्टी स्टेज के लिए RAC की वैल्यू RC RI अपॉन RC प्लस RI, RC RI अपॉन RC प्लस RI। पावर गेन किसके बराबर होगा? करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। करंट गेन को हम बीटा से शो करते हैं और यहां से वोल्टेज गेन आ गया AV, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर RAC अपॉन RI। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इनके ऊपर क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर आगे बात करें हम, आगे बात करें तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक है, मैंने ये बता दिया क्या आपको? हाँ बता दिया। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या होती है? ये जनरली मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे, और यानी कि कल, और एम्पलीफायर दोनों जब हम पढ़ेंगे, जब ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का मतलब क्या होता है? जब फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई हमने सिग्नल प्रोवाइड नहीं कराया, मतलब AC सिग्नल प्रोवाइड नहीं कराया, और जो ट्रांजिस्टर है उसको इनपुट किससे मिल रहा है? DC वोल्टेज से मिल रहा है, DC बैटरी से उसको जो इनपुट मिल रहा है, किसके लिए? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड द इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी, देयरफोर अ DC कलेक्टर करंट IC फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट। तो क्योंकि AC हटाई दिया तो कलेक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो DC सोर्स की वजह से होगी, तो उसको हम नाम देंगे DC कलेक्टर करंट। और जो ये DC कलेक्टर करंट है इसको ही हम नाम देंगे जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जीरो सिग्नल का मतलब क्या हो गया? कि AC सिग्नल को हमने क्या कर रखा है? हटा रखा है। फिर अब एक बात आएगी ऑपरेटिंग पॉइंट की। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट भी नाम देंगे, क्विसेंट पॉइंट भी नाम देंगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जीरो सिग्नल वैल्यू। जीरो सिग्नल वैल्यू मतलब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पर किसकी वैल्यू? IC कलेक्टर करंट की और VCE की वैल्यू, IC की वैल्यू और VCE की वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली हम ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में बात करेंगे। यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से कि बाइसिंग क्या होती है और फिर उसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो कि जीरो सिग्नल से करेक्ट रिलेटेड IC की वैल्यू और VCE की वैल्यू जो है, IC बोले तो कलेक्टर करंट और VCE बोले तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, या इसको क्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये एक तरह से DC लोड लाइन होती है, DC लोड लाइन है, DC लोड लाइन। तो इस तरह से कर्व बनता है IC कलेक्टर करंट का और VCE जो वोल्टेज है कहां पर? रिवर्स बाइसिंग में। तो एक सीधी लाइन आती है ऐसे, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं DC लोड लाइन। हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह से चल रहे थे। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ये DC लोड लाइन जिस पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? क्यू पॉइंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? क्यू पॉइंट नाम देंगे। अब ये क्यू पॉइंट इस लाइन को कहां कहां काटता है उसके बेस पर ये तीन तरह के जोन बनाता है। कौन कौन से? सबसे पहला, ये पॉइंट जहां पर लाइन यहां पर इस पॉइंट को काटती है उस जगह वोल्टेज हो जाती है VCC। कौन सी वोल्टेज हो जाती है? VCC, क्योंकि यहां पर जो कलेक्टर करंट है वो जीरो है। इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो कलेक्टर करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? VCC अपॉन RCC। तो VCC अपॉन RCC जो वैल्यू होगी कलेक्टर करंट की उसको सैचुरेशन करंट भी हम नाम देंगे। तो यहां पर इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, ये सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट बराबर हो जाती है बेस करंट के। किसके बराबर हो जाती है? बेस करंट, यानी कि जो बेस की करंट है उसके बराबर हो जाती है सैचुरेशन करंट, जो कि ये है। ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट, अब ये जो कर्व कहां कहां काट रहा है उसको बता रहा हूं। तो ये पॉइंट जहां पर IB की वैल्यू जीरो है और कर्व ने इस पॉइंट को काट दिया, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कट ऑफ पॉइंट। कौन सा नाम देते हैं? कट ऑफ पॉइंट। ध्यान रहे, कट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और DC लोड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और IB की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो वो कट ऑफ पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट वो है जहां पर DC लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जहां पर IB क्या है? सैचुरेशन करंट के बराबर है, कलेक्टर करंट सैचुरेशन करंट है, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ये जो येलो जोन दिखाया हुआ है ये बोला जाता है सैचुरेशन जोन, और जो ये कट ऑफ जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है इसको बोला जाता है कट ऑफ जोन। यानी कि कट ऑफ पॉइंट के नीचे
और सैचुरेशन जोन में जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करेगा, मतलब ट्रांजिस्टर अपना जो काम है वो नहीं करेगा, वो एक स्विच की तरह काम करेगा, ऑन ऑफ, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कब काम करता है, तो कब काम करता है, जब वो सैचुरेशन जोन में होता है या कट ऑफ जोन में होता है। एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा, जब वो एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन कौन सा रीजन है, इन दोनों के बीच, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, जिसमें जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपरली काम करता है एम्पलीफायर की तरह। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका थ्योरी बता दूं। कट ऑफ पॉइंट वेयर लोड लाइन इंटरसेक्ट IB बराबर जीरो कर्व, IB बराबर जीरो कर्व, उसको हम कहते हैं कट ऑफ। और अगर कट ऑफ पॉइंट है तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं रहेगा। यानी कि थोड़ा आगे बताऊंगा मैं, 3 स्टेट होती हैं इसकी, तो यहां पर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर आगे बात कर लें सैचुरेशन। सैचुरेशन में मैंने आपको बता दिया IB बराबर I सैचुरेशन के बराबर है। यहां पर लोड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। और यहां पर बेस करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां पर जो कॉमन बेस कलेक्टर बेस है वो रिवर्स बायसिंग में नहीं रहेगा। एक्टिव रीजन वो रीजन जहां पर दोनों के बीच में पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे एक्टिव रीजन। अब देखो यहां इस बेस पर 3 तरह से ये रीजन जो बटे हैं, कौन कौन से, एक हो गया हमारा एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन के केस में क्या होता है, जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन, सॉरी, यहां पर एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहता है, या इसको हम बोलते हैं ऑन स्टेट। क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट। और जो एमिटर कलेक्टर जंक्शन, एमिटर कलेक्टर जंक्शन, ये कॉमन एमिटर के लिए बता रहा हूं मैं, एमिटर कलेक्टर जंक्शन ये किस में रहता है, रिवर्स बायसिंग में, और इसको हम बोलते हैं ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्टेट, ठीक है। ये एक्टिव रीजन में, यहां पर वो प्रॉपरली काम करता है एम्पलीफायर की तरह। सैचुरेशन जोन, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन के अंदर जो एमिटर बेस है जंक्शन है वो भी ऑन होता है, ऑन का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, और एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो है वो भी क्या होता है, ऑन होता है। यानी कि दोनों ही किस में आ जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तीसरा आता है हमारा कट ऑफ रीजन, कट ऑफ जोन। तो कट ऑफ जोन के अंदर क्या होता है, एमिटर बेस और कलेक्टर एमिटर ये दोनों ही किस में होता है, रिवर्स बायसिंग में होता है। ये भी रिवर्स बायसिंग में और ये भी रिवर्स बायसिंग में, यानी कि ये भी ऑफ और ये भी ऑफ। तो यहां पर और यहां पर, इसमें और इसमें, इन दोनों में जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह। किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह। और सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, इन दोनों के अंदर ये किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह। और एक्टिव रीजन में ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है एम्पलीफायर की तरह। एक्टिव रीजन के अंदर ये किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर के अंदर ना। तो ये था ट्रांजिस्टर का पूरा बेसिक जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, पूरा समझा दिया है। इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और मैंने जब प्रैक्टिस सीरीज कराई है आपको तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए हैं। तो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस अगर अभी तक नहीं की है तो लेट्स क्रैक CUET PG चैनल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। उनके जो PDFs है वो भी मैंने चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर शेयर की हुई है, तो वहां से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कल हम इस पे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग और एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर बायसिंग किस तरह से होती है, एम्पलीफायर का कनेक्शन कैसे होता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।